नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ और उद्देश्य है कि आज भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भारत के भूगोल से और भारत के भूगोल में भी भारत के भौतिक भूगोल से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इवन अगर आप जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा और जेपीएससी की मुख्य परीक्षाओं की अगर आप बात करते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं बनती हैं। इसी कड़ी में मैंने जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा और जेपीएससी की मुख्य परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको भारत की तरफ में ले चलना चाहता हूँ। ये आपको सर्वविदित है और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भारत का जो भूगोल है, अगर इस भूगोल की अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो भारत का जो भूगोल है उसमें मैं आपको भौतिक भूगोल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और विशेष तौर पर अभी जो मेरी शुरुआत है वो प्रारंभिक शुरुआत है भारत के संदर्भ में, उसमें मैं आपको भारत के भौतिक विभाजन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भारत के अगर हम इस भौतिक विभाजन पर हम बात करते हैं तो भारत जो है एक विविधताओं का देश है। अगर स्थलाकृतिक विशेषताओं की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो भारत जो है एक बहुत विविधताओं का देश है। और ये विविधताएं क्यों हैं, अगर इसके बारे में भी अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी गुत्थियां जो है कि आपको समझने के लिए मिलेंगी। उन गुत्थियों के बारे में मैं आपको जो है कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जो ये भारत की जो भूगर्भिक संरचना है या भारत का जो सरफेस है, उस सरफेस में कई प्रकार की विविधताएं हैं। ये विविधताएं हैं, कहीं पर उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, ये जो देख रहे हैं ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। कहीं पर प्रायद्वीपीय पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार की हम बात कर रहे हैं, ये देखिए ये प्रायद्वीपीय पठार है। कहीं पर मध्यवर्ती मैदान है, ये मध्यवर्ती मैदान है। कहीं पर हमारे तटीय मैदान है और बहुत सारे आइलैंड्स हैं, जो बताता है कि भारत का पूरा क्षेत्रफल और सतह जो है वह समरूप नहीं है, एक रूप नहीं है, बल्कि इसमें विविधता है। इन विविधताओं का कारण क्या है, अगर मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो इन विविधताओं का कारण क्या है, तो इन विविधताओं के मोटे कारणों पर अगर हम बात करें तो इसके दो कारणों पर हम विशेष तौर पर हम सबसे पहले जो है कि हम बात करेंगे कि सबसे पहले इसके कारण का सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसके दो कारण। पहले इस बातों को हम समझें। पहला कारण है अंतर्जात बल का प्रभाव और दूसरा कारण है बहिर्जात बल का प्रभाव। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल का प्रभाव। अंतर्जात बल अर्थात इंडोजेनेटिक फोर्सेस। इंडोजेनेटिक फोर्सेस में आप जानते हैं कि बहुत ही प्रारंभिक काल में हमारी पृथ्वी जो है उसका स्थलीय भाग एक ही जगह पे था और उस स्थलीय भाग को कहा जाता था पेंजिया, और एक ही समुद्र था जिसे कहा जाता था पैंथालासा। लेकिन पेंजिया में टूटन उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे पेंजिया से बिखर करके ही आज वर्तमान में स्थलीय भाग के तौर पर 7 महादेशों का अस्तित्व है। इस संदर्भ में वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और वेगनर के सिद्धांतों को संशोधित करते हुए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आया और यह निष्कर्ष निकला कि पृथ्वी का जो निर्माण है वह भिन्न भिन्न प्लेटों से मिलकर के हुआ है और इन प्लेटों में गतिशीलता है और गतिशीलता का कारण है संवहन तरंग अर्थात मैग्मा चैम्बर में चलने वाले हमारे कन्वेंशनल फोर्स हैं, वो हमारे इसके कारण है। और ये कन्वेंशनल फोर्स जो हैं वो प्लेटों को या तो दो प्लेटों को टकराते हैं या प्लेटों में डाइवर्जिंग फोर्स लगाते हैं
या उसमें जो है कि ट्रांसफॉर्म भ्रंश के निर्माण होता है। तो भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये हमारा जो है कि ये भारत है, ये भारतीय प्लेट है, और इधर इसके ऊपर का जो पार्ट है इधर हमारा जो है वह यूरेशियाई प्लेट है, यूरेशियाई प्लेट है, और यह हमारा जो है वह भारतीय प्लेट है। तो ये भारतीय प्लेट इधर खिसक रहा है और ये इधर खिसक रहा है। इन दोनों के निरंतर टकराने से हमारा जो है बीच में हमारा इस जगह पर हमारा जो है पर्वतों का निर्माण हो गया। आप जानते हैं कि एक प्लेट, अगर हम आपको थोड़ा सा बेहतर तरीके से देखें, ये हमारा जो है एक प्लेट है और ये हमारा जो है दूसरा प्लेट है, प्लेट ए और प्लेट बी। प्लेट ए को हम मान लेते हैं भारतीय प्लेट और प्लेट बी को मान लेते हैं यूरेशियाई प्लेट। और इन प्लेटों के नीचे में संवहन तरंग चल रहे हैं, कन्वेंशनल फोर्स चल रहे हैं, अभिसारी बल यहां पे लग रहा है, और इस अभिसारी बल लगने के कारण, और ये हमारा क्षेत्र है मैग्मा चेंबर। तो इसमें ये फोर्स लगने के कारण और इसमें ये फोर्स लगने के कारण आप जानते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अंतर्गत में जो भी प्लेट का आयतन बड़ा हो, वॉल्यूम बड़ा हो या उसका डेंसिटी अधिक हो, वो प्लेट नीचे सबडक्ट कर जाता है। और इसी सिद्धांत के अनुरूप में हमारा जो है एक प्लेट जो है वह नीचे सबडक्ट कर रहा है। मतलब यह प्लेट जो है, जो भारतीय प्लेट है, वह भारी है और बड़ा है, और इसके यूरेशियाई प्लेट के नीचे वह जो है सबडक्ट कर जा रही है। ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, प्लेट ए और प्लेट बी, जिसके कारण से हमारे यूरेशियाई प्लेट में हमारा कहीं ना कहीं फोल्डिंग हो रही है, और ये हमारी फोल्डिंग हुई, और इसी फोल्डिंग के कारण से हमारा ये जो है पर्वतों का हमारा निर्माण हुआ। और ये हमारा प्लेट से, जो भारतीय प्लेट है, यहां से निरंतर वर्षा के उपरांत जल के अपवाह के परिणाम स्वरूप और गादों के निरंतर जमाव से हमारा बीच में हमारा मध्यवर्ती मैदान का निर्माण हो। अगर हम इसे कुछ और साफ तरीके से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो थोड़ा सा और मैं आपको समझाता हूं। इसी का मैंने यहां पर देखिए ग्रेटर हिमालय, लोअर हिमालय, शिवालिक हिमालय, और ये हमारा गर्त है, और बीच में ये पठारी भाग है, और इस तरह से जो है हम इसे देख रहे हैं। अब ये देखिए, इसे अब हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा ग्रेटर हिमालय है, ये हमारा लोअर हिमालय है, ये हमारा शिवालिक हिमालय है, और इसके बीच में गादों के जमाव से, निरंतर नदियों द्वारा अवसादों के जमाव से, गंगा, जमुना नदी, और इधर से हमारी जो है कि चंबल, बेतवा इत्यादि बहुत सारी पठारी नदियों के जमाव से यहां पर हमारा जो है मध्यवर्ती मैदान का निर्माण हुआ है। और ये जो है वो दक्षिण भारत के पठार है। इसी में अनाईमुदी, मैं एक चोटी दिखा रहा हूं, एक सिंबॉलिक है, और यहां पर किनारे में हमारे यहां पर तटीय मैदान है, और इधर हमारा जो है अरब सागर है। ये जो एक आरेखन जो उभर करके सामने आ रहा है, कहीं पर ग्रेटर हिमालय जैसी चोटियां
कहीं पर लोअर हिमालय, कहीं पर शिवालिक रेंज। यह बेसिकली जो है यह पर्वतीय भाग है। इसे हम उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के नाम पर हम इसे जानते हैं। इन सारे जोन को अगर हम देखें तो इसे हम उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हम कह सकते हैं। और यह जो बीच का जो भाग है, इस बीच के भाग को मध्यवर्ती मैदान, और यह जो क्षेत्र है इसे दक्षिण का पठार, और यह जो है वह तटीय मैदान। और बीच बीच में समुद्र के एरिया में कहीं कहीं हमारे द्वीप भी हैं। तो तटीय मैदान और द्वीप समूह, इस प्रकार हम ये देख रहे हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, मध्यवर्ती मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह। इस प्रकार पूरे भारत को 4 भागों में अर्थात 4 स्थलाकृतिक प्रदेशों में हम बांटते हैं। इसका निर्माण के पीछे मैंने अभी आपको बताया 2 फोर्सेस इसके निर्माण में लग रहे थे। एक लग रहा था कि हमारा इंडोजेंडिक फोर्सेस के बारे में हमने बात किया था कि उसमें एक अंतर्जात बल लगे थे। तो अंतर्जात बलों के कारण से प्लेटों में जो तनाव और उससे विरूपण जो उत्पन्न हुआ, वह पठार और पर्वतों का निर्माण किया। वहीं पर अपर्दन के दूत जो हैं वह भी सक्रिय हैं। अपर्दन के दूतों में 5 प्रकार के दूतों की पहचान की गई है। और इन दूतों का काम है कि निरंतर जो हमारा उच्चावच है हमारी धरती का, उस उच्चावच को समतल करना। अर्थात जो हमारी विविधता है, कहीं पहाड़ है कहीं पठार है, इस विविधता पर निरंतर जो है ऊपर से हमारी ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी से इंडोजेनेटिक फोर्सेस लगते हैं। तो यहीं पर बाहर से बहिर्जात बल की भी ताकतें निरंतर जो है सक्रियता के साथ कार्य कर रही होती है। और बहिर्जात बलों में अपर्दन के 5 दूत होते हैं। इस बहिर्जात बलों में अपर्दन के हमारे 5 दूत हैं। इन 5 दूतों में हमारा है बहता हुआ जल अर्थात नदी। ये नदी जो है, आप देखिए कि बारिश होती है तो इरोजन करता है। इरोजन करने के बाद डिपोजिशन करता है, अर्थात उसे घिसता है और उससे जाकर के कहीं ना कहीं जाकर के क्षेपण कर देता है, पटक देता है। तो पहला चीज है कि बहता हुआ जल। दूसरा हमारा इसमें है गतिशील वायु। पहला बहता हुआ जल अपर्दन में, दूसरा है गतिशील वायु या बहता हुआ वायु कहें, तीसरा है अंतर्भौम जल प्रवाह, और चौथा है गतिशील हिमानी ग्लेशियर्स, और 5वां है समुद्री तरंगे। ये हमारे अपर्दन के 5 दूत हैं। बहता हुआ जल कहीं भी कोई स्थान है उसे बहा रहा है, बहा करके उसे धो रहा है, धो करके कुछ इरोजन कर रहा है, इरोजन करने के उपरांत उसे बहा के कुछ दूरी पर उसे डिपोजिशन कर दे रहा है। तो बहता हुआ जल, गतिशील वायु, हवा भी बह रहा है, पहाड़ों को खरोंच रहा है, इरोजन कर रहा है और कहीं ना कहीं डिपोजिशन कर दे रहा है। उसी तरह अंतर्भौम जल प्रवाह, जमीन के नीचे भी हमारे जल प्रवाह हो रहे हैं और खास करके जहां पे चूना पत्थर की चट्टानें हैं उसे अपने में घोलता है और फिर कहीं ना कहीं डिपोजिशन कर देता है। और समुद्री तरंगे, समुद्र के किनारे का जो एरिया है उस एरिया पर समुद्र की लहरें निरंतर चोट करती हैं और उसे भी अपर्दित करके कहीं ना कहीं डिपोजिशन करती हैं। और ये 5 अपर्दन दूत भारत में सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। जहां पर मैंने कहा कि एक तरफ जहां पे इंडोजेनेटिक फोर्सेस लग रहे हैं, जहां पर इंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं, वहीं पर
आपके बहता हुआ आपके अपर्दन के दूत भी सक्रिय हैं। इस कारण से आपके जो आप कहें सीधी सी बात है कि जो आपके दोनों पार्ट, जैसे एक तरफ हमारे ये जो पहाड़ी एरिया है, ये पहाड़ी एरिया का निर्माण जो है कि हमारा हुआ इंडोजेनेटिक फोर्सेस से, प्लेट विवर्तन के कारण से, और जो इसे बह करके जो गाद कचड़े जो जमा हुए बीच में मध्यवर्ती मैदान में जमा हो गए, वो हो गया आपका जाकर के निक्षेपण की प्रक्रिया से अपरदन के दूतों से। इस प्रकार हमारे अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के सतत प्रक्रिया का परिणाम है भारत की स्थलाकृतिक विशेषता, और इसी स्थलाकृतिक विशेषताओं को हमें समझना है। और इसी संदर्भ में हम आपको कुछ चीजें जो है कि हम बताने के लिए हम आपके पास में हम आए हैं, और उसे ही हम आपको समझा रहे हैं। अब देखिए, इसमें मैं फिर से एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले मैंने जो बताया उसे ही मैं रिपीट कर रहा हूं कि किस प्रकार हमारे जो है कि वर्क कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये हमारे भारत की स्थलाकृतिक के बारे में हम देख रहे हैं। ये सारे जो निर्माण हुए ये इंडोजेनेटिक फोर्सेस से निर्माण हुए, ये इंडोजेनेटिक फोर्सेस से निर्माण हुए। लेकिन जो हमारा तटीय मैदान और मध्यवर्ती मैदान का जो निर्माण हुआ वह बहिर्जात बल के कारण से निर्माण हुआ, अपरदन के दूतों के प्रयत्न से निर्माण हुआ। इस कारण भारत स्थलाकृतिक विविधता का देश है। भारत एक बहुत ही विशाल देश है। भारत एक बहुत ही विशाल देश है। इसे हम इस तरह से समझें, ये जो हमारा भारत है ये हमारे ग्लोब के उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। जैसे हम जानते हैं कि ग्लोब को हम दो भागों में बांटते हैं। ये हमारा ग्लोब है, और इस ग्लोब को बीचों बीच में हमारी जो है विषुवत रेखा है, और इस विषुवत रेखा के ऊपर का जो पार्ट है उसे उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे का पार्ट है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और इंडिया को आप देख रहे होंगे कि ये उत्तरी गोलार्ध में ये हमारा अवस्थित है। इंडिया का पूरा क्षेत्रफल देखें तो यह एक विशाल देश है। विशाल देश से कहने का तात्पर्य है कि इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, और यह विश्व का 7वां बड़ा सबसे बड़ा देश है। अब जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा देश, पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा अमेरिका अर्थात यूएसए, पांचवां ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां भारत का स्थान आता है। तो भारत जो है 7वां बड़ा देश है। इसका अगर हम कुल क्षेत्रफल की बात करें, मैं यहां लिखा भी हूं कि इसका कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और विश्व का लगभग ये 2.43% भूभाग अपने आप में समेटे हुए है। भारत की विशालता के बारे में और बातें करें तो यह उत्तरी गोलार्ध में है, और इसकी जो दक्षिणतम पॉइंट है भारत की, वह दक्षिणतम जो पॉइंट है उसे हम इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी हम जानते हैं, जो निकोबार द्वीप में अवस्थित है। 6 डिग्री 4 मिनट यह उत्तरी नॉर्थ लेटीट्यूड में यह अवस्थित है। यहां से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ लेटीट्यूड तक में यह फैला हुआ है।
अगर इसकी मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट की हम बात करते हैं तो यह 8 डिग्री 4 मिनट, और उत्तरी क्षेत्र में, भारत के उत्तरी क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। और इसके अक्षांशीय डिफरेंसेस की जब हम बात करते हैं कि कितने अक्षांशों में ये फैला हुआ है, यहां से लेकर के कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, तो अक्षांशीय अंतराल 31 डिग्री 2 मिनट आता है। और यह उत्तर से दक्षिण की ओर, अगर किलोमीटर में इसको अगर हम नापते हैं, ये हमारा नॉर्थ, आप जानते हैं कि मैप में हमारा इस प्लस का चिन्ह दे दीजिए, तो ये हमारा जो नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट होता है। इस तरह हम दिशा को डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा उत्तरी भाग है, ये हमारा दक्षिणी भाग है भारत का। और उत्तर और दक्षिण को अगर हम देखते हैं, मिलाते हैं, इस जगह से लेकर के अगर हम एक लाइन खींचेंगे और सुदूर कन्याकुमारी तक अगर हम जाते हैं तो यह 3234 मीटर यह ठहरता है। वहीं पर अगर हम देशांतर की बात करते हैं तो यह पश्चिम में यह 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के पूरब में अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट तक जो है इसका विस्तार है। और दूरी के तौर पर अगर हम देखें, यहां से लेकर के हम यहां तक जाते हैं, तो दूरी के तौर पर अगर हम देखते हैं तो यह लगभग जो है 2938 किलोमीटर जो है वह पूरब से पश्चिम के बीच में यह इसका विस्तार है। इस प्रकार इसके अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो भारत एक विशाल देश है, और इतने विशाल देशों में विविधता होना लाजमी है। और इसी विविधता के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। हम इसके सीमाओं के बारे में भी थोड़ा हम बात कर लें। इनकी सीमा जो है, इतना विशाल देश, तो इसकी सीमा भी बहुत लंबी होगी, निश्चित रूप से लंबी होगी। और इसकी स्थलीय सीमा की बात करते हैं, ये हम स्थल का, अगर हम इसके किनारे किनारे के एरिया को, अगर हम जो किसी समुद्र से नहीं लगा हुआ है बल्कि स्थल से लगा हुआ है, तो इस स्थलीय सीमा की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थलीय सीमा लगभग जो है वह हमारा 15,200 किलोमीटर हमारी लंबी है भाई। 15,200 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा है। वहीं अगर हम तटीय सीमा की बात करते हैं तो तटीय सीमा अर्थात समुद्र का ये किनारे का लगा हुआ एरिया, यह तटीय सीमा है। तो तटीय सीमा जो है वह 6100 किलोमीटर हमारा है। स्थलीय सीमा 15,200, समुद्री सीमा अर्थात तटीय सीमा हमारा 6100 किलोमीटर। और अगर हम द्वीपों के किनारे से, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, द्वीप और भी हमारे कई छोटे छोटे द्वीप हैं, उन द्वीपों को भी, उनके घेरे को भी अगर हम मिला लेते हैं तो हमारी तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। और इस प्रकार कुल सीमा की बात करें तो लगभग 22,000 किलोमीटर से अधिक हमारी जो है वह सीमा भारत की हमारी है। अब इतने बड़े देश में इतनी बड़ी सीमा, तो निश्चित रूप से इन सीमाओं से हमें कुछ पड़ोसी देश भी लगे होंगे। भारत से 7 पड़ोसी देशों की सीमा इससे हमारी लगती है। आप देख रहे हैं यहां पर हमारा पाकिस्तान है, पाक है, तो यहां पर हमारी जो है अफगानिस्तान है। इस जगह पर हमारी अफगानिस्तान की सीमा लगती है। यहां पर हमारा जो है चीन की सीमा लगती है। यहां पर हमारा नेपाल की सीमा लगती है। यहां पर हमारी भूटान की सीमा लगती है। यहां पर हमारी जो है म्यांमार की सीमा लगती है। और यहां पर हमारी जो है बांग्लादेश की सीमा लगती है। ये देश हमारे पड़ोसी देश है। कौन कौन हमारा है? पाकिस्तान है, दूसरा अफगानिस्तान है, तीसरा चीन है, चौथा नेपाल है, पांचवा भूटान है, छठा म्यांमार है और सातवां हमारा जो है कि बांग्लादेश है। और ये 7 देशों की सीमा जो है कि हमारे देश से लगती है।
और 7 देशों की सीमाओं की भी अगर हम बात करें कि सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ भारत की लगती है, तो सबसे नंबर 1 में हमारा जो है, और भारत और बांग्लादेश की, बड़ा आश्चर्य की बात है, 3 ओर से भारत बांग्लादेश को घेरे हुए है, पूरब से, उत्तर से और दक्षिण से, और कुल लंबाई 4960.7 किलोमीटर की लंबाई जो है वह बांग्लादेश से जो है कि हमारी भारत की सीमा लगती है। दूसरा, भारत चीन सीमा 3488 किलोमीटर। भारत पाकिस्तान की सीमा, तीसरा स्थान है भारत पाकिस्तान की सीमा 3323 किलोमीटर, और भारत नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर। भारत म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर, भारत भूटान की सीमा 1699 किलोमीटर, और भारत अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर जो है कि हमारी जो है लगती है इनकी सीमाएं। इस प्रकार भारत के 7 पड़ोसी देश, 7 पड़ोसी देशों में नंबर 1 की सीमा बांग्लादेश, नंबर 2 हमारा चीन, नंबर 3 हमारा पाकिस्तान, नंबर 4 नेपाल, नंबर 5 म्यांमार, नंबर 6 में भूटान, और नंबर 7 में अफगानिस्तान की सीमा जो है वो लगती है। ये भारत के विशालता का परिचय है, उसका द्योतक है जो ये हमें बता रही है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भारत का जो एक विशाल जो क्षेत्र है भारत का, उस विशाल क्षेत्र को, अगर इस विशाल क्षेत्र को अगर हम देखते हैं तो इसमें विविधता है, ऊंचावच की विविधता है, समुद्र से ऊंचाई की विविधता है, उसके सरफेस की विविधता है, और इस सरफेस की विविधता के संदर्भ में सबसे बेहतरीन व्याख्या करने वाले हमारे एक विद्वान हैं जिसे मान्यता मिला है। 1968 में उन्होंने एक पुस्तक लिखा, आर.एल. सिंह ने, इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी। आर.एल. सिंह जी ने, और इनके द्वारा विभाजित किया गया इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी। इसके द्वारा भारत का जो विभाजन किया गया है, स्थलाकृतिक या भौतिक विभाजन किया गया है, उसे बहुत ही मान्यता है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग भारत के भौतिक विभाजन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इन्होंने भारत के ये जो क्षेत्र है, इसे 4 भागों में उन्होंने जो है विभाजित किया है, और बहुत ही बेहतरीन विभाजन है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे ये 4 भागों में विभाजन जो है वह किस तरह से। एक हमारा है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ये जो देख रहे हैं, ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र में इन्होंने विभाजित कर दिया। ये पूरा एरिया जो है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र इन्होंने बांटा। पहला बांटा इन्होंने कहां पे? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय। दूसरा, दक्षिण के पठार। ये जो एरिया जो देख रहे हैं, ये जो है ये दक्षिण के पठार, ये दक्षिण के पठार, ये दूसरा हुआ। एक हुआ हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा, दक्षिण का पठार। तीसरा, ये जो बीच का एरिया जो देख रहे हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान और सिंधु का मैदान, ये जो इलाका है, इस इलाके को मध्यवर्ती मैदान, और चौथा, स्थलाकृतिक विशेषताओं की दृष्टि से विद्वानों ने इसे एक ही जोन में रखा है, 2 क्षेत्र को, एक तटीय मैदान और दूसरा द्वीप समूह। तो किनारे किनारे का ये तटीय मैदान, ये तटीय मैदान, ये पूर्वी घाट का मैदान, पूर्वी घाट के बगल का ये पूर्वी तटीय मैदान, और ये पश्चिमी तटीय मैदान, और ये द्वीप समूह, मतलब तटीय मैदान एवं द्वीप समूह।
ये 4 प्राकृतिक भागों में आरएल सिंह ने भारत का विभाजन कर दिया और इसी 4 प्राकृतिक विभागों का या विभाजन का हम एक एक करके उसका अध्ययन करेंगे। तो चले, सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। हम लोग अब चल रहे हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अब देखिए, उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है, उस पर्वतीय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला कहां बांटते हैं, इसे हम आपको लिख करके बताएं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, इसे बांटा गया पहला काराकोरम श्रृंखला, पहला। दूसरा ट्रांस हिमालय, तीसरा महान हिमालय और चौथा पूर्वांचल की पहाड़ियां। अर्थात ये जो अभी हम जो देख रहे हैं, फिजिकल का मैप सामने आ जाए तो उसमें हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। ये जो देखें, ये जो सेक्टर है, ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। इस उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है। कहां कहां बांटा गया है? मैप में अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं पॉलिटिकल मैप में दिखाऊंगा। इसमें तो ऑलरेडी पहाड़ है, मैं पॉलिटिकल मैप में दिखाता हूं, ज्यादा बेहतर तरीके से वहां पे दृष्टिगत होगा। ये जो देख रहे हैं, इसे 4 भागों में इसे बांट दिया गया। एक बाटा काराकोरम श्रृंखला, इस जगह पे काराकोरम श्रृंखला है। दूसरा ट्रांस हिमालय, इस जगह का जो है हिमालय के पार की जो है उसे ट्रांस हिमालय। तीसरा ये बांट दिया महान हिमालय, ये महान हिमालय हो गया, ये महान हिमालय। थोड़ा सा यहां पे मिटा के इसे थोड़ा सा शेप दे दें, ये महान हिमालय। और ये वाला जो सेक्टर है इधर 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 उधर फैला हुआ, ये वाला सेक्टर, ये है पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो एक पहला बाटा काराकोरम, जो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में है, काराकोरम श्रृंखला। दूसरा ट्रांस हिमालय। तीसरा हिमालय और चौथा पूर्वांचल की पहाड़ियां। ये काराकोरम श्रृंखला है, ये ट्रांस हिमालय श्रृंखला है, ये हिमालय श्रृंखला है और ये जो है पूर्वांचल की पहाड़ियां। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया। फिर से एक बार रिपीट करें, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया। पहला काराकोरम श्रृंखला, दूसरा ट्रांस हिमालय, तीसरा महान हिमालय और चौथा पूर्वांचल की पहाड़ियां। इन चारों की अपनी अपनी विशेषता है। अगर हम सबसे पहले हम देखते हैं काराकोरम श्रृंखला। काराकोरम श्रृंखला के बारे में अगर हम बात करें तो काराकोरम श्रृंखला और हिमालय श्रृंखला की जो उत्पत्ति होती है वह पामीर के गांठ से होती है। और पामीर की गांठ जो है दुनिया की ऊंची छतों में से मानी जाती है। दुनिया की छत कौन है? तो पामीर है। और इसी पामीर के गांठ से हमारी जो है वह इस जगह पर ये जो पार्ट देख रहे हैं ये काराकोरम श्रृंखला का पार्ट है। ये सारा काराकोरम है, ये काराकोरम है, काराकोरम। काराकोरम श्रृंखला कहां है? तो काराकोरम श्रृंखला लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में है। काराकोरम श्रृंखला में ही
भारत की सर्वोच्च चोटी K2 अथवा गॉडविन ऑस्टिन अवस्थित है, जिसकी हाइट 8,611 मीटर है। इस जगह पर जो देख रहे हैं यहीं पर K2 है, इसकी हाइट है 8,611 मीटर और भारत की ये सर्वोच्च चोटी है। काराकोरम श्रृंखला में ही कई ग्लेशियर्स भी हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर्स में सियाचिन ग्लेशियर्स है, बेफो ग्लेशियर्स हैं, यहीं पर हिस्पर ग्लेशियर्स है, यहीं पर बल्टोरा ग्लेशियर्स हैं। और आप जानते हैं सियाचिन ग्लेशियर्स पूरे विश्व का सबसे ऊंचाई पर अवस्थित सामरिक स्थल है और यह सामरिक स्थल का निर्माण भारत और पाकिस्तान के बीच में है। -40 डिग्री टेम्परेचर में भी यहाँ पर सैनिक लोग भारत की रक्षा कर रहे होते हैं। यह बहुत ही दुर्गम और बहुत ही प्राकृतिक प्रतिकूल का क्षेत्र है, यहीं पर वो अवस्थित है K2 इसकी सर्वोच्च चोटी है और काराकोरम के बाद ट्रांस हिमालय श्रृंखलाओं का नाम आता है। ट्रांस हिमालय श्रृंखला का मतलब है ट्रांस हिमालय, ट्रांस का मतलब है हिमालय के पार, मतलब कि नदी के पार, तो ट्रांस रिवर। उसी तरह ट्रांस हिमालय, हिमालय के पार में हमारे लद्दाख, जस्कर, कैलाश जैसी हमारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। भारत में खास करके लद्दाख और जस्कर जैसी हमारी श्रृंखलाएं हैं। और आप जानते हैं कि काराकोरम के दक्षिण में हमारा लद्दाख है और लद्दाख के दक्षिण में जस्कर है। अगर हम ऐसे यहां पे बनाए, उसमें अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं यहां पे बना दे रहा हूं ताकि आप उसे समझ सकें। अगर यहां काराकोरम है तो यहां लद्दाख है, यहां जस्कर है। और आप जानते हैं कि लद्दाख के उत्तर में श्योक नदी बहती है और लद्दाख के दक्षिण में सिंधु नदी बहती है। तो लद्दाख जो है वह श्योक और सिंधु नदी के मध्य में अवस्थित है और श्योक के दक्षिण में हमारी जस्कर रेंज है। और लद्दाख की जो चोटी है राकापोसी, वह विश्व के सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटियों में से गिनी जाती है और जस्कर श्रेणी के दक्षिण में फिर हमारी महान हिमालय की शुरुआत हो जाती है। तो आज हम काराकोरम श्रृंखला और जस्कर के बारे में हमने आपको बताया। मेरा अगला जो हमारा जो एपिसोड है या कक्षा है, क्लासेस हैं, उसमें मैं हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में मैं बताऊंगा। आप देखते रहें और अध्ययन को ग्रहण करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।